नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। कारेकुट्टा के पहाड़ियों में जो कुछ भी हुआ 20 दिनों में, उसके निहितार्थ क्या है, उसके फलाफल क्या है, यह देखना बहुत ही रोचक है। अगस्त 24 में अमित शाह ने घोषणा किया था 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से माओवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद एक तरफ पूरी तरह ताकत से फौज को डीआरजी, बस्टर फाइटर्स, सीआरपीएफ जैसी बटालियनों को भेज करके माओवादियों पर हमला किया जा रहा था और लगातार उनकी लाशें 30, 35, 38, 10, 12 की हत्याएं की जा रही थी। इसके साथ ही जश्न का माहौल था। डीआरजी, कोबरा के जवान ये सभी डांस भी करते थे, आदिवासियों की हत्या करते थे और उसके बाद डांस करते थे। अब बोलते थे कि जंगल ज़मीन बचाएंगे हम, और दूसरी तरफ हसदेव जंगल को साफ कर दिया गया। खैर, यह तो एक पहलू था। 31 मार्च 2026 को माओवादियों को भारत से समाप्त कर देना था। एक ये प्रोसेस चल रहा था। दूसरी तरफ सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार यह कह रही थी कि वार्ता करेंगे, कोई भी आए और वार्ता करें। लगातार बोल रहे थे कि वार्ता कीजिए, वार्ता कीजिए, सरकार की तरफ से बोला जा रहा था। माओवादियों ने जवाब दिया और अपने तरफ से 3, 4, 5 पत्र लगातार जारी किए कि आइए वार्ता करते हैं। इस वार्ता के क्रम में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था, इसके पूर्व महासचिव गणपति ने बताया था कि आप अगर चाहते हैं वार्ता करना हमसे, तो भारत सरकार के जेलों में बहुत सारे हमारे कॉमरेड्स बंद हैं, आप उनमें से किसी से बात कर लीजिए, उनको रिहा करके किसी से बात कर लीजिए। लेकिन सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और कभी भी इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। माओवादी डरते हैं कि जिस आदमियों ने वार्ता करने के लिए पहल किया, उन लोगों की हत्या कर दी गई, चाहे आज़ाद हो, चराकुरी आज़ाद हो या अन्य जो भी। बल्कि इतना ही नहीं, अभी जो वर्तमान में माओवादियों की तरफ से जो वार्ता के लिए पहल किया था, जिन लोगों ने, वे थे रुपेश, सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे हैं और DKSZC का सचिव है वो। उन्होंने वार्ता का पहल किया तो उनकी हत्या करने के लिए भी प्रयास किया गया। तो इससे चलता है पता कि सरकार वार्ता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो वार्ता करना ही नहीं चाहती है, वो केवल हत्या करना चाहती है। हत्या करके चाहती चीज़ों को साफ कर देना, ताकि अडानी अंबानी के जैसे पूंजीपतियों के हवाले उस राज्य की जो संपदा है, छत्तीसगढ़ की जो संपदा है, जहाँ पर कि मैंने बताया पिछले वीडियो में अपने बड़े पैमाने पर वहाँ पर लॉयर्स हैं, सोना है, हीरा है, कोयला है, इस सबको हड़पना। बहरहाल इन वार्ता, शांति वार्ता, हत्याओं के दौर के बीच में एक नई चीज़ जो उभर के सामने आई वो कारेकुट्टा की पहाड़ी। कारेकुट्टा की पहाड़ी पर 20 दिन का चलाया गया था ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का क्या मतलब निकला और क्यों शुरू किया गया था, हम इस पर बात करेंगे। कारेकुट्टा की पहाड़ी पर जो ऑपरेशन शुरू किया था सरकार ने, वह यह सोच कर शुरू किया था कि माओवादियों को समाप्त कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी 1000 बटालियन नंबर 1 के 1000 फौजी और उसके अलावे उसके जो सीनियर लीडर्स हैं वो सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। सूचना कैसे मिली? तो इसकी सूचना भी सरकार को माओवादियों की तरफ से दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें ये बताया था कि इसे कोई भी नागरिक, आम नागरिक को सूचना दिया गया था कि कोई भी नागरिक जो है कारेकुट्टा के पहाड़ियों के बीच में न आवे, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर आईडी प्लांट किया गया है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। इस प्रेस विज्ञप्ति जिसे माओवादियों ने ही जारी किया था, उसके आधार पर यह कारेकुट्टा की जो पहाड़ियों पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम संकल्प दिया गया था और निर्णायक जंग, निर्णायक विजय की बात कही गई थी, वो शुरू किया गया था। वह माओवादी थे ना थे, हैं, क्या हुआ, ये सेकेंडरी बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर 26,000 CRPF, DRG, बस्टर फाइटर्स, फलाट जैसे बहुत सारे नाम, जिसका नाम भी नहीं है, वो लोग भी नाम बदल करके इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। कोई 26,000 बोलते हैं, कोई 28,000 की भारी तादाद में फौज बोलते हैं, वहाँ मौजूद थी, पूरे पहाड़ी को घेर करके ऑपरेशन चला रही थी। इस 20 दिन के ऑपरेशन में जो चीज़ दिखा वो ये दिखा
कि कुछ दिन के बाद ही 3 माओवादियों को महिला माओवादियों की हत्या कर दी गई, जिसके बारे में कहा गया था कि 125 लाख का इनाम था और वो जो है आपको बटालियन नंबर 1 की सदस्य आई थी। फिर एक महिला की हत्या और होती है, इसके बाद 22 लोगों की हत्या होती है। कुल मिलाकर के 26 लोगों की हत्या वहाँ होती है। सवाल आज तक 22 लोगों की हत्या जब होती है, इसके बाद समझ में नहीं आता है किसी को कि ये 22 लोगों की हत्या किन की हुई है। सरकार बोलने से साफ बच रही है कि ये हत्या नहीं हुई है, कोई किसी तरह का भी ये भ्रामक खबर है, ये 20-22 लोगों की हत्या नहीं हुई है। तो सवाल उठता है कि सरकार बच क्यों रही है? जो लोग हर माओवादियों की हत्या पर डांस करते थे, नृत्य करते थे, राइफल चमका चमका करके डांस करते थे, वे लोग थिरकते थे, वे लोग इस 22 लोगों की हत्या से मुकर क्यों रहे हैं? पूरी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार और उसके जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान में इतना उल्टा अंतर क्यों आ रहा है? वो सीधा बोल रहे हैं कि संकल्प नाम का कोई बयान, संकल्प नाम का कोई अभियान चलाया ही नहीं गया था, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 22 लोगों की हत्या नहीं हुई है। तो इस तरह के झूठे झूठे बयान दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। तो सवाल उठता है कि इतना हड़कंप क्यों लोगों में है? कहीं ये 22 लोगों की हत्या किनकी हुई है? कहीं पुलिस की हत्या तो नहीं हो गई है आईडी प्लांट के माध्यम से? बहरहाल इस हत्याओं में एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि लगभग 50 की संख्या दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, लगभग तकरीबन 200-300 तो हो ही सकती है, जिसमें कि डिहाइड्रेशन के कारण जो है बहुत सारे फौजी जो है, पुलिस जो है, वो दस्त के शिकार हो गए और उनको अल्टीमेटली अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा 4 जो जवान थे उनको आईडी बम ब्लास्ट में घायल हुए, 5 की और एक और आईडी ब्लास्ट में 5 की हत्या हुई, सीआरपीएफ जवान की, सॉरी कोबरा जवान की हत्या हुई है 5। इसके अलावा जो है कई अन्य घटनाएं घटी है। पत्रकारों को इस घटना से दूर रखा गया है और किसी तरह का भी प्रेस बयान ना तो बस्तर आईजी ने दिया है, जो कि हर बात पर खुल के आते थे, छल कर आते थे बोलने के लिए कि हाँ ये हुई है, ये हुई है, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े पैमाने पर राशन आपूर्ति या सुविधा सब कुछ दिया गया, लेकिन 20 दिन के बाद पूरे चीज़ों को हटा दिया गया। ना तो वहाँ पर कोई फौज बची है भारत सरकार की, ना ही कुछ हो गया, संकल्प नाम का अभियान ही खत्म हो गया है। और वहाँ पर सुधा जो हो गया है वो ये हो गया है कि पूरा इलाका छोड़ करके पुलिस भाग खड़ी हुई है। सवाल उठता है कि जिस जोश खरोश में निर्णायक विजय कहते हुए इस ऑपरेशन का शुरुआत किया गया था और माओवादियों को पकड़ करके मारने की बात चल रही थी, अब वो ख़त्म हो गया है। शांति वार्ता के लिए तेलंगाना की ओर से कमेटी भी गई थी बात करने के लिए, उनकी बात को भी इतना तरजीह दिया गया पता नहीं, लेकिन बहरहाल यह ऑपरेशन समाप्त हो गया। रुपेश ने अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि डीआरजी में वो लोग और बस्तर फाइटर में वे लोग शामिल हैं जो कभी माओवादियों के साथ थे और माओवादियों द्वारा उनको निकाल कर बाहर किया गया, दंडित किया गया, क्योंकि वे कुछ गलत कार्य में संलिप्त थे, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो या फिर भ्रष्टाचार के संदर्भ में हो या किसी अन्य मामले में भी हो। ऐसे लोग जो थे उनको निकाल कर बाहर किया गया। उन असामाजिक तत्वों जो कभी माओवादियों के साथ थे उनको लेकर के बनाया गया था बस्तर फाइटर और डीआरजी, जो कभी सलमान जुर्म हुआ करता था। इन तमाम चीज़ों के बीच एक और खबर निकल के सामने आई है। वो खबर ये निकल के ये आई है कि जैसा कि सरकार कहती है कि नक्सलवादी जो है, माओवादी जो हैं सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जैसा कि रुपेश ने अपने एक निजी चैनल में जो बातचीत उनकी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं हैं और हम अपने इलाके में ही घूमते हैं, रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कहीं भागे नहीं हैं, ना ही कहीं कुछ हुए हैं, बल्कि इसके उलट एक और खबर सामने आई है और वो खबर ये सामने आई है कि बड़े पैमाने पर माओवादियों में भर्ती शुरू हो गया है। यह खबर भी एक इनकाउंटर में शहीद हुए एक माओइस्ट की पास जो दस्तावेज बरामद हुआ था, उस दस्तावेज में ही बताया गया था लगभग 150 ऐसे लोग शामिल हुए थे, माओवादियों में शामिल हो गए जो कि नए रंगरूट थे। तो ये एक चिट्ठी जो कि शहीद हुए हैं, सरकार के शब्द में कहें तो मारे गए हैं, उनके उन माओवादियों के दस्तावेज से ये चीज़ निकल के सामने आई है, चिट्ठी थी वो। सवाल उठता है कि ऐसी भर्तियाँ कितनी हुई है?
तो कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर माओवादियों के अंदर भर्तियां हुई हैं, भर्तियां का सिलसिला शुरू हुआ है। यह चीज़ महत्वपूर्ण एक और मामले में कहा जा सकता है, भर्तियों के अंदर की सच्चाई एक और हो सकती है। वो ये हो सकती है कि जब सलवा जुडूम शुरू हुआ था, सलवा जुडूम के पहले जो है सरकार के माओवादियों के पास में बहुत कम आर्मीज हुआ करती थी, फौजी हुआ करते थे, जिसे गुरिल्ला स्क्वाड बोलते थे वो। लेकिन जब सलवा जुडूम शुरू हुआ तो माओवादियों के सशस्त्र ताकत 55,000 तक बढ़ गई थी। जो कभी 500 हुआ करता था वो बढ़ करके 55,000 हो गया। और माओवादियों ने स्पष्ट तौर पर अपने प्रेस बयान में कई बार ये बात को रिपीट किया है और कई दस्तावेज में भी साबित किया, बताया है कि सरकार जितनी दमन करेगी हम उतने ही मजबूत होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि इसे जितना दमन सरकार चला रही थी और उसके बाद कार्यगुट्टा पर निर्णायक विजय की बात कर रही थी, इसके कारण जो है माओवादियों की भर्तियां ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। माओवादियों में जो एक उत्साह था, एक संघर्ष का जज्बा था, और ज़्यादा बलवती हुआ है, लड़ने का साहस और ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि जब आप जैसा कि मैंने एक पत्रकार से पूछा था बस्तर के ही, उन्होंने बताया था कि सलवा जुडूम में लाखों लोगों की हत्या हुई। सरकारी पुलिस ने जो है गाँव को, हजारों गाँव को उजाड़ दिया, लाखों लोगों की जहाँ तहाँ मार कर फेंक दिया। तो सवाल है कि जो मरना ही है अगर है तो कहीं न कहीं लड़ के मरेंगे। और जिन लोगों ने माओवादियों के से आगे आकर हट करके सरेंडर किए हैं कि नहीं लड़ेंगे, आखिर वो भी तो लड़ ही रहे हैं। कहाँ छुट्टी दिया गया उनको? अब कहाँ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो? वे भी तो आज उनको डीआरजी के नाम पर बस्तर फाइटर के नाम पर उनको भर्ती करके लड़वाया ही जा रहा है। उसी तरह से जंगलों में भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और पैसे का लालच दे करके उनको ठगा जा रहा है। मुझे नहीं पता लाखों करोड़ों की जो नक्सलियों को मारने के बाद जो पैसे आए हैं, वो पैसे इन सरेंडर नक्सलियों को जो थे, जो डीआरजी में भर्ती हुए थे, जिन्होंने हत्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन माओवादियों की हत्या में, उनको कितने पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, यह भी अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। तो एक सवाल ये भी है। दूसरी चीज़ एक और है कि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि आदिवासियों के सर पर बोली लगा दी गई है। जैसा कि कभी कहा गया था कि बौद्धों के सिर पर इनाम रखे गए थे, एक बौद्ध के सर को काट के लाओ, इतने रुपये लेके जाओ। ठीक वही तरीके से आज बस्तर में भी एक चीज़ किया गया है, छत्तीसगढ़ में एक चीज़ किया गया है कि हर आदिवासियों के सर पर एक इनाम रख दिया गया है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 10 करोड़ तक का इनाम है। तो सवाल उठता है कि आप पैसे का लालच दे करके जो लोगों को हत्या करने के लिए उकसा रहे हैं, आखिर वह हत्या कितना जायज़ है, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा। लेकिन बस्तर जो कार्यगुट्टा में जो हुआ घटनाएं तेलंगाना में, इसने भारत सरकार की नींव ही नहीं हिला दी, नींद तक उड़ा दिया उसका है। क्योंकि ये पूरी तरह प्लांट था। जैसा मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा था कि ये ट्रैप है। और अगर माओवादियों की तरफ से लगातार शांति विराम की बात चल रही थी, शांति वार्ता की बात चल रही थी, बाद में उन्होंने युद्ध विराम का भी घोषणा किया था उनका अंतिम चिट्ठी में। तो अगर ये ना किए होते तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता की पहाड़ी में हजारों की तादाद में भारत की सेना में पुलिस जो है मारी जाती। अगर इनकी इसी तरह घटनाएं को ध्यान करें हम चीन के संदर्भ में, अगर तो चीन में भी माओ त्से जब फौज लेकर घूम रहे थे चिंगचांग की पहाड़ी पर, तो उनके भी पहाड़ी को घेरा गया था। लगभग तकरीबन 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक की फौज ने घेरा था पहाड़ियों पर से। और माओ त्से की जो रचना है वो इसी पर केंद्रित था कि किस तरह से इनको ध्वस्त किया जा सकता है। 4 घेराबंदी को दोनों ध्वस्त किया और उन्होंने ध्वस्त करने का नियम यही था कि पूरी अपनी फौज लाल फौज को लेकर के, वो जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा गया था वहाँ पर, उन लोगों को लेकर के वो एक दिशा में हमला करते थे जहाँ पर कि सरकारी घेराबंदी कमज़ोर होता था, और फिर वहाँ से भाग करके दूसरी दिशा में हमला करते थे। तो इस तरह से पूरी घेराबंदी के दरमियान में पूरा घेराबंदी को ही ध्वस्त कर दिया और अंततः कुओमिंतान की जो फौज थी उसको मार के भगा दिया गया। इस तरह घेराबंदी यहाँ भी माओवादी हमला कर सकते थे। अगर वो पहाड़ से उतरते तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पुलिस मारी जाती, या कोबरा का या डीआरजी का जो भी है वो मारा जाता।
लेकिन ऐसी घटनाएं हुई नहीं। अगर हुई भी है, कितनी हुई है इसकी खबर शायद ही कभी किसी को मिले, क्योंकि यह सरकारी फाइलों में दफन हो गया है। जब ये 22 लाश इंसानी लाशों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कभी भी नहीं बताएंगे कि कारेकुट्टा के पहाड़ियों में इन्होंने क्या खोया, क्या पाया। इसके अलावा एक और तथ्य है वहाँ पर, उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर जो जिस तरह से घेराबंदी किया था 26,000 फौजों को लेकर के, उनको अगर गौर से देखिए आप अगर, तो वहाँ पर तकरीबन हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। 26,000 की फौज की तैनाती, उसके रहन सहन के लिए जिस तरह से पत्रकार बतलाते हैं कि वहाँ पर ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे और सामान की डिलीवरी आपूर्ति की जा रही थी। ठंडे पानी का व्यवस्था हो या सिलसिलाती धूप में टेंट लगाने की व्यवस्था की गई हो, या जो जिस तरह का भी सुविधा देने की कोशिश की गई हो, इस पूरे घटनाक्रम में जो है हजारों करोड़ का खर्च भारत सरकार ने का हुआ होगा। ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा शायद ही कभी सामने आए, क्योंकि सरकार आंकड़ों को दिखाने में विश्वास नहीं करती है। हर तरह के आंकड़े को सरकार छिपा रही है। ये पूरे भारत के संदर्भ में एक दशक से जो देखा जा रहा है ट्रेंड, वो यही है कि हर तरह के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, बतलाए नहीं जाते, और गुमनामी के दायरे में इन चीज़ों को छिपा दिया जाता है, दफन हो जाता है। कारेकुट्टा की पहाड़ी का एक और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलेगा, और वो ये कि कारेकुट्टा की पहाड़ियों में जो कुछ भी हुआ, चूँकि ये माओवादियों का ही प्लान था, और ये माओवादियों ने ही बाकायदा प्रेस बयान जारी करके बताया था कि यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कोई नया आवे, आईडी लगा हुआ है। पुलिस वहाँ पहुँच गई। माओवादी शायद जान नहीं होंगे, और यही कारण है कि शायद ही एक भी माओवादियों को नुकसान हुआ हो। और इस पूरे ट्रैप ने भारत सरकार के जो 31 मार्च 2026 को माओवादियों को समाप्त करने का जो घोषणा किया था, उस घोषणा की हवा निकल गई, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा दमन सरकार ने किया है, सैकड़ों तादाद में माओवादियों की हत्या किया है, लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है, इसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ा है। मैं समझता हूँ इसका असर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पड़ा है, और इसका दबाव राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूर हुआ होगा, जिस कारण की सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा। और इसने एक चीज़ को साफ कर दिया है, अमित शाह के 31 मार्च 2026 को माओवादियों को समाप्त करने का जो एक घोषणा था, वो खत्म हो गया है इसी कारेकुट्टा के पहाड़ के अभियान के तले। अब या तो भारत सरकार माओवादियों के साथ वार्ता करेगी, या फिर सरकार बैकफुट पर है। और इस बैकफुट पर जो चीज़ बना है, वो यही बना है कि एक शांतिप्रिय नागरिकों की जिस तरह से हत्या की गई है, उसने भारत सरकार को ही नहीं, अमित शाह को ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार को ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को पीछे धकेल दिया है जो कि माओवादियों के खिलाफ लड़ने की बात करते थे। यह एक महत्वपूर्ण संदेश कारेकुट्टा के पहाड़ियों से निकलकर सामने आया है। अगर इन तथ्यों से आप सहमत हैं और लगता है कि ये सही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।